जो कल चैप्टर शुरू किया है मोशन, ये क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कह लीजिए। पूरी बुक का तो 8वां चैप्टर है ये। तो हम लोगों ने कल ये कोशिश की थी जानने के लिए कि मोशन होता क्या है। तो एवरीडे लाइफ में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स रुके हुए रहते हैं। जो बच्चे कल नहीं आए थे क्लास में उनको थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो हम घरेलू जिंदगी में देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रुके हुए हैं और कुछ चल रहे हैं। जैसे चिड़िया उड़ती है, मछली तैरती है और खून हमारी रगों में बहता है। तो ये सब चीजें जो हैं, अब एंड कार्स मूव, ये सब देखते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार एंड गैलेक्सीज, ये सब के सब मोशन में दिखाई देते हैं। मोशन में अब हम ये समझना चाहते हैं कि मोशन असल में है क्या चीज। तो अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, we often perceive an object to be in motion when its position changes with time. The important thing कि उसके अंदर आप एक अहम बात याद रखिए कि टाइम के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट या वो चीज मोशन में है। ठीक है, मतलब एक बार और सुन लीजिए कि कोई भी चीज अगर अपनी पोजीशन, अपनी जगह टाइम के साथ बदलती है तो उसको कहा जाएगा कि वो चीज मोशन में है। कुछ सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं कि हमें डायरेक्टली दिखाई दे एक चीज मोशन में है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनडायरेक्टली दिखाई दे। जैसे अब आप समझ लिए, आप कोई आपके सामने से मोटरसाइकिल से गुजरा तो मोटरसाइकिल मोशन में है, वो इंसान चल रहा है। कोई आपके सामने चलता हुआ दिख रहा है इंसान, तो आप कहेंगे चल रहा है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको इनडायरेक्टली हम समझते हैं कि वो मोशन में, जैसे हवा चल रही है। ये कैसे पता चलता है? जब धूल उड़ती है या पत्तियां हिलती हैं पेड़ों की, तो हम कहते हैं कि हवा चल रही। तो इस तरह से दो तरह के चीजें हैं। एक तो हमें डायरेक्टली सीधे ही समझ में आए कि ये चीज मोशन में है। दूसरी क्या चीज है? दूसरी चीज ये है कि इनडायरेक्ट मेथड से हमको समझ में आए कि कोई चीज चल रही है या मोशन में है। अब ये भी मुमकिन है कि किसी इंसान के लिए कोई ऑब्जेक्ट चलता हुआ दिखाई दे और दूसरे इंसान के लिए वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि पैसेंजर्स जो किसी चलती हुई बस में बैठे हैं, उनको लगता है कि जो सड़क के किनारे पेड़ वगैरह हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, चल रहे हैं, बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, एक आदमी जो रोड के साइड पे खड़ा हुआ है वो ये देखता है कि जो बस है और उसके साथ पैसेंजर्स हैं वो सब के सब चल रहे हैं। फिर भी जो पैसेंजर अंदर बैठा हुआ है बस के, वो ये देखता है कि उसके साथ ही सारे के सारे यात्री बैठे हुए, हिल तो चल तो रहे नहीं है, बैठे ही हुए हैं। उसको क्या दिखेगा? जो रोड साइड खड़ा हुआ आदमी है वो पीछे जा रहा, पीछे चला गया। ठीक है, अब ये सब ऑब्जर्वेशंस हमें क्या दिखाते हैं, इनको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ मोशंस जो हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब सीधे से नहीं समझ में आने वाले। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, कुछ सर्किल में चलते हैं, सर्कुलर पाथ पे चलते हैं, कुछ रोटेट करते हैं जैसे पंखा अपनी जगह घूमता है, और कुछ वाइब्रेट करते हैं यानी सिर्फ हिलते हैं। कितनी चीजें। कुछ सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जिनमें कॉम्बिनेशन बन जाए इन सब चीजों का। इस चैप्टर में हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है उसको कैसे समझा जाए, यानी सीधी लाइन में कोई चीज चल रही है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इस चैप्टर देखिए, हम ये भी जानना सीखेंगे कि किस तरह से मोशंस को एक सिंपल इक्वेशंस और ग्राफ में शो करें। ठीक है, अब आगे आइए। यहां पर कुछ चीजें इन्होंने दिया था कि एक्टिविटी में बताया कि आप अपने सामने की दीवार पर देखिए
आपको दीवार चलती हुई दिख रही है या रुकी हुई, तो हम कहेंगे दीवार चल नहीं रही है, रुकी हुई है, ये रेस्ट की पोजीशन में है। अब आपने ये देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ट्रेन में बैठते हैं और बगल से कोई दूसरी ट्रेन जब गुजरती है तो हमको लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है। ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी अक्सर देखा जाता है। अब कभी कभी मोशन, जब चीजों में मोशन होता है तो उसकी वजह से हमें परेशानी भी होती है, अनकंट्रोल्ड होता है वो। जैसे कि फ्लडेड रिवर, यानी पानी, जो नदी जिसमें बाढ़ आई हो या कोई तूफान मचा हो, तो वो मोशन हमारे लिए नुकसानदेह भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मोशन कंट्रोल्ड हो, ये जो नुकसानदेह मोशन है ये अनकंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड मोशन जो होता है वो इंसानों की बहुत अच्छी सेवा करता है। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है, कहाँ पर बांध होते हैं बड़े बड़े, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। अब ये समझिए, तो अब इसको हमें जानना पड़ेगा, कुछ मोशन उसमें क्या है, पानी के मोशन से लाइट पैदा होती है, वो कंट्रोल्ड होता है तो लाइट पैदा हो रही है। वरना वही पानी जब नदी में भरता है तो बाढ़ बनता है और इंसान का और चीजों का नुकसान भी करता है। अब हम आगे चलते हैं, डिस्क्राइबिंग मोशन। ठीक, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। अब एक अहम चीज है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हम ये कैसे कहेंगे, जैसे हमने कहा कि मेरा घर मस्जिद के बगल वाली गली से अंदर है, तो मस्जिद क्या हुई, कहा जाएगा रेफरेंस पॉइंट है ये। अब इसको और भी अच्छे से समझिए। लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। जैसे आपका स्कूल अगर रेलवे 2 किलोमीटर दूर हो, नॉर्थ में हो या ईस्ट में, उससे नहीं फर्क है, लेकिन नॉर्थ में है, तो आप क्या हुआ, रेलवे स्टेशन कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि कहा जाए मेरा घर ट्रांसफार्म पास मौजूद है, कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट, या किसी पेड़ के पास है या किसी बड़ी ऊंची बिल्डिंग के पास है। तो रेफरेंस पॉइंट वो होता है जहां, जिस जगह से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बयान करते हैं उस जगह की मदद से। और जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, ओरिजिन, ठीक है। और जैसे आप दो आदमी आपस में बात करते हैं, कहते हैं हमारा घर तुम्हारे घर से 1 किलोमीटर दूर है, तो यानी एक घर रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन कहलाएगा, वहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर। ठीक, अब आगे देखिए, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब सीधी लाइन पर जो मोशन होता है, जो गति की जाती है सीधी लाइन पर, वो सिंपलेस्ट टाइप का मोशन है। हम लोगों ने कल इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक बार जरा सा फिर रिवीजन देख ली, एक स्केल बनी हुई है, स्केल को मान लिया रोड है ये, ठीक है। तो कोई इंसान ओ पर खड़ा है, ओ पोजीशन पे, 0 यानी रेफरेंस पॉइंट आपका ओ है, वहां से ए गया, वो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है। वहां से फिर ए से लौट के आया बी तक, यानी जाहिर सी बात है कि इसकी डिस्टेंस में कमी हो गई, फिर बी से सी आया, फिर सी से ओ पहुंच गया। ये टोटल डिस्टेंस जो उसने इस चक्कर में चली है, अगर ओ से वापस ओ तक आया है तो 120 किलोमीटर चली है, ठीक है। देन टोटल पाथ जो है ओ ए प्लस ए सी, ओ ए और ए सी को जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अब ओ ए से ए सी यानी फाइनल पोजीशन, अगर वो सी पे रुक गया तो आप क्या बोलेंगे, जितना ओ ए तक चला वो तो 60 है ही, जो सी पॉइंट है वो 60 में से 25 माइनस कर दीजिए, 35 आ जाएगा आपका। वो 35 यानी 95 किलोमीटर ओ से चला, ए गया और ए से सी आया, तो वो 95 किलोमीटर चला। अब देखिए, लेकिन एक बात और भी जानने की है, टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हमें अगर दो चीजें मौजूद हैं,
दूरी बताने के लिए, एक डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी चीज की कहीं से हमें दूरी बतानी है तो उसकी दिशा बताने की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि वो ईस्ट में गया या वेस्ट में। अगर हम टोटल दूरी, आप घर से स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, अगर आपका स्कूल आपके घर से, घर के दरवाजे से 5 किलोमीटर है, तो आप स्कूल आए और गए तो आपने 10 किलोमीटर दूरी तय की, ठीक है। लेकिन आप सोचिए जिस जगह पे आप वापस पहुंच गए हैं, विस्थापन कितना हुआ, तो स्कूल से घर का विस्थापन तो 5 किलोमीटर हो गया, ऐसे मान लीजिए। या आपके घर से अगर कोई सीधी लाइन देखी जाए स्कूल की, हो सकता है 3 किलोमीटर निकले, लेकिन रोड क्योंकि घूम घाम के आना होता है तो 5 किलोमीटर है। तो विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जो चीज अपने ओरिजिन पे यानी रेफरेंस पॉइंट पे खड़ी है उससे किसी दूसरी जगह एक दिशा में गई, उसका सीधी रेखा में विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट होगा उस पोजीशन का, जो बगैर ये माने हुए कि बीच में कोई जगह भी है, सीधे सीधे दूरी नाप लीजिए, तो आप ये कहेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस जब ट्रेवल की जाएगी दिशा के साथ तो वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये भी हो सकता है कि आप बहुत किलोमीटर चलें और आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो, ठीक है, ऐसा भी मुमकिन है। जैसे आप घर से स्कूल आए, स्कूल से वापस घर गए, तो दरवाजा अगर आपका रेफरेंस पॉइंट है तो दरवाजे पर जब वापस आप पहुंच जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन स्कूल आना जाना ये दूरी है 10 किलोमीटर, ठीक है, ये भी मुमकिन है। अब देखिए, तो मैग्नीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट का है वो इक्वल नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई यहाँ पे बंदा ओ से शुरू करता है, ए पे गया, ए से आया सी पे, तो ओ से सी की दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, वो है 25 किलोमीटर। लेकिन वो चला कितना, उधर गया 60 और इधर से जाहिर सी बात है 35 और चला, तो 95 किलोमीटर चला था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ओनली 25 किलोमीटर हुआ, यानी ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की सीधी दूरी डिस्प्लेसमेंट और टोटल दूरी डिस्टेंस। अब देखिए, आपसे कहा गया था कि आप मीटर स्केल ले लें या इंची टेप ले लें और अपने कोई रस्सी घर की नाप लें। उसके बाद या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने घर के सामने पार्क हो, वहां एक कोने पे खड़े होइए और दूसरे कॉर्नर तक जाइए, उसको नाप के देखिए। फिर मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, एक कोने से पार्क के दूसरे कोने तक जाइए, ठीक है, उसको दूरी एक अंदाजा लगाइए, उसके बाद फिर वापस आ जाइए, तो आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, बट आपने चली है दूरी, तो वो दूरी आपकी मान ली हो सकता है 100 मीटर चले हो, 100 मीटर गए 100 मीटर आए मान लीजिए, तो 200 मीटर आपका चलना हो गया। अब एक्टिविटी अगली जो 8.4 है, जरा इसको गौर से समझ लीजिए। Automobiles are fitted with a device that shows the distance traveled. Such a device is known as odometer. जिसको कहते हैं, वो गाड़ी में मीटर लगा होता है जो स्पीड और दूरी कितनी चली वो बताता है। तो ऑटोमोबाइल्स यानी कार्स और मोटर बाइक्स और सब चीजें इस तरह की, ये सब ऑटोमोबाइल्स कहलाते हैं। और उसमें जो दूरी नापने का यंत्र लगा होता है, डिवाइस लगा होता है, उसको ओडोमीटर कहते हैं। अब एक कार जो है, अब समझ लीजिए भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली चली, तो डिफरेंस जो है फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग का है 1850 किलोमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप। अब रोड मैप के जरिए नाप के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग कार की ठीक है या नहीं। अब ये कुछ सवालात यहाँ पैदा होते हैं, उस पर आ जाते हैं।